बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे हमारे देश की एक बहुत गंभीर समस्या है, कुपोषण की। आज हम कुपोषण की समस्या, उसके कारण, उसके प्रभाव और उसके निदान के संबंध में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि कुपोषण या मैल न्यूट्रिशन है क्या। कुपोषण या मैल न्यूट्रिशन का सबसे पहले तात्पर्य समझ लेते हैं। आपको पता है कि भगवान ने हमारे शरीर को एक मशीन के जैसे बनाया है, और इस मशीन के या इस शरीर के प्रॉपर ग्रोथ के लिए, इसके सभी अंगों के अच्छी तरह से कार्य करने के लिए और इसे विभिन्न तरह की बीमारियों से बचाने के लिए हमें एक बैलेंस्ड डाइट की ज़रूरत होती है। एक ऐसी डाइट की ज़रूरत होती है जिसमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स सफिशिएंट अमाउंट में हो। ऐसा भोजन, ऐसा खाना जिसमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स सफिशिएंट अमाउंट में हो, उसको कहा जाता है बैलेंस डाइट। और जब हमें ये बैलेंस डाइट एक लंबे समय तक नहीं मिलती, तो हमारा शरीर इस बैलेंस डाइट की कमी के कारण किसका शिकार होता है? कुपोषण का शिकार होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर कुपोषण जिसके कारण पैदा होता है वो कौन सी ऐसी बैलेंस डाइट है, उस बैलेंस डाइट में क्या क्या होना चाहिए जिससे हम कुपोषण के शिकार ना हो। तो बैलेंस डाइट में सबसे पहले आता है, सबसे फर्स्ट पे आता है प्रोटीन। प्रोटीन एक्चुअल में ये बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाते हैं। कौन से फूड कहलाते हैं? ये बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाते हैं। जैसा इसका नाम है, हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए जिन फूड की जरूरत होती है वो सब के सब प्रोटीन होते हैं। इन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। जैसे आपके अपने ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरत होती है? हमें जरूरत होती है पल्सेस की, बीन्स की, मीट की, फिश की। दोनों तरह के भोजन में प्रोटीन मिलता है। अगर आप वेजिटेरियन है, पल्सेस है, बीन्स है, नॉन वेजिटेरियन तो मीट है, फिश है। मेन याद रखना है कि बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाते हैं। स्पेशली जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, जो ग्रोइंग एज में हैं, उन्हें सबसे ज्यादा इसकी जरूरत होती है। सेकंड होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी गिविंग फूड भी कहा जाता है। एनर्जी गिविंग फूड। इन फूड से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। आपको पता है, इंसान के शरीर को काम करने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत होती है, और ऊर्जा मिलती है हमें कार्बोहाइड्रेट से। ये किनमें मिलता है? जो हम जनरली खाते हैं, राइस खाते हैं, व्हीट खाते हैं, इन पोटैटो खाते हैं, इन सब में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। थर्ड होता है फैट। ये भी एक्चुअल में एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड भी है। ये फूड भी हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, हमारे बॉडी को वार्म रखते हैं। और इनको आइडेंटिफाई करने का सबसे आसान तरीका क्या है? जो ऑयल होते हैं, जो घी की श्रेणी में आते हैं, ऑयल की श्रेणी में आते हैं, जो तैली चीजें होती हैं, वो सब के सब इसमें आ जाती हैं। जैसे घी हुआ, बटर हुआ, डिफरेंट टाइप के ऑयल्स हुए, ये सब फैट में आ जाते हैं। फोर्थ और बहुत इंपॉर्टेंट ये होते हैं विटामिन्स। ये वो फूड हैं जो डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। इसलिए इनको प्रोटेक्टिंग फूड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटेक्टिंग फूड। और ये विटामिन्स और साथ में इसके फिफ्थ ले लेते हैं मिनरल्स। ये विटामिन्स और मिनरल्स जनरली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स में और डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। और ये हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओल्ड एज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इन्हीं का होता है, क्योंकि हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। हमें बाहरी बैक्टीरिया और वायरस के अटैक से बचाते हैं। हमारे बॉडी की जो इम्यूनिटी है, जो हमारे शरीर का जो रक्षा प्रतिरोधक तंत्र है, इम्यून सिस्टम है, वो इसी पर डिपेंड करता है। इसके अलावा कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, है ना,
वो सब हमारे शरीर के लिए जरूरत होते हैं। जैसे आपने विटामिन में देखा होगा कि कौन कौन से विटामिन हमें जरूरत पड़ती है, किस किस विटामिन की जरूरत पड़ती है। विटामिन ए है, आपको पता है कि अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमको क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, रात औंधी होती है, रात को दिखाई नहीं देता है ना। और किसी को विटामिन ए की कमी हो तो क्या खाना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियों में मिलता है, कैरेट में मिलता है विटामिन ए। ऐसे अगर विटामिन बी की कमी है तो आपको पता है बेराबेरी रोग हो जाता है। ऐसे विटामिन सी की कमी है, स्कार्बिक एसिड जिसको बोलते हैं, खट्टे फलों में पाया जाता है, तो दांतों में स्कार्बी रोग हो जाता है, दांतों के मसूड़ों को भी इससे ब्लड आने लगता है ना। जितने खट्टे फल हैं जैसे नींबू है, आंवला है, मौसम्बी है, इन सब में विटामिन सी पाया जाता है। ऐसे विटामिन डी है, आपको पता है विटामिन डी हमारे हड्डियों के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए, हमारे दांतों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हम जब सूर्य के प्रकाश में बैठते हैं तब हमारी बॉडी विटामिन डी का निर्माण करती है, इसको कैल्सीफेरॉल भी कहा जाता है ना। ऐसे विटामिन B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, B5, B6, B12, कोबलामाइन बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, विटामिन B12 है ना। वो ज़्यादातर सी फूड में पाया जाता है, या जो स्प्राउट होते हैं उनमें मिलता है, या जो फर्मेंटेड फूड होते हैं उनमें मिलता है। हमारे देश में महिलाओं में जो B12 की डिफिशियंसी होती है, एडी में दर्द, तरह तरह की समस्याएं होती है, वो इसी वजह से होती है, क्योंकि ज़्यादातर विटामिन B12 के जो सोर्सेस है वो सी फूड है। हमारे यहाँ की महिलाएं सी फूड कम खाती हैं। तो ये बहुत सारे विटामिन हैं। इसके अलावा बहुत सारे मिनरल्स हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी हैं। आपने सुना होगा आयोडीन चाहिए, है ना। बॉडी में अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो ग्वाइटर, गले में एक बड़ा सा घेघा रोग हो जाता है ना। हमारे नमक में आपने टीवी के एडवर्टीज में भी देखा होगा किस नमक में आयोडीन है। मतलब आयोडीन हमारे शरीर के लिए एक आवश्यक मिनरल है ना, जो हमें ग्वाइटर से बचाता है। आयरन के बारे में आपको पता है कि आयरन भी बहुत एक इम्पोर्टेंट मिनरल है ना। आयरन कि अगर आपके ब्लड के हीमोग्लोबिन में अगर आयरन की मात्रा कम हो जाए, मतलब हीमोग्लोबिन कम हो जाए, तो आपकी बॉडी को ऑक्सीजन कम मिलता है। आपको पता है आयरन का रोल क्या है, हीमोग्लोबिन का रोल क्या है ना। शरीर में जो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है वो हीमोग्लोबिन करता है। और अगर हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कम हो जाएगी तो नेचुरली बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, है ना। तो ऐसे आयोडीन है, पोटेशियम है, ये सारे के सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो हमारे हार्ट को प्रॉपरली वर्क करने में, हार्ट बीट को और हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब जरूरी होते हैं। तो अगर हमारे डाइट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स और डिफरेंट टाइप के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है और इनकी कमी हमारे डाइट में बहुत लंबे समय तक होती है, तो हमारा शरीर प्रॉपर ग्रोथ नहीं करता और कुपोषण का शिकार हो जाता है। और इन चीजों की कमी से रिलेटेड कोई ना कोई व्याधि पैदा हो जाती है। इनकी डिफिशियंसी के कारण हमारा शरीर प्रॉपर ग्रोथ नहीं करता। मतलब कुपोषण इज नथिंग बट इट्स अ लैक ऑफ बैलेंस्ड डाइट। अगर आपके खान पान में बैलेंस डाइट नहीं है, इन न्यूट्रिएंट्स में से किसी की कमी बड़े लंबे समय तक चलती है, तो आपका शरीर प्रॉपर ग्रोथ नहीं करेगा। ना आपका शारीरिक विकास होगा, ना मानसिक विकास होगा और ना बौद्धिक विकास होगा। ठीक है। तो कुपोषण का मतलब है कि आपके फूड में बैलेंस डाइट का लंबे समय तक अभाव रहने से आपके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास में जो कमी आती है उसको बोलते हैं कुपोषण। और आपको विश्वास नहीं होगा, अभी हमने लूसेंट की एक रिपोर्ट पढ़ी है कि दुनिया के 120 देशों का सर्वे किया गया, उनमें से कुपोषण के मामले में हम 112वें स्थान पर। हमारे लिए ये अच्छी बात नहीं है। भारत जैसे बड़े देश के लिए, जिसकी भौगोलिक स्थिति इतनी अच्छी है, जहाँ पर विभिन्न तरह के खाद्य पदार्थ, फल फूल, सब्जियां इतनी प्रचुर मात्रा में विद्यमान है, इसके बाद हम कुपोषण के मामले में दुनिया में इतने पिछड़े हैं। तो हम डिस्कस करेंगे ये कुपोषण का कारण हमने जान लिया क्या है। अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय तक बचपन से बैलेंस डाइट नहीं मिली है तो वो कुपोषण का शिकार होगा। वह उसके शरीर में, उसके बॉडी स्ट्रक्चर में दिखने लगता है। ज़्यादातर देखेंगे कि जो व्यक्ति कुपोषण के शिकार होते हैं वो
कद के छोटे हो जाते हैं। कुपोषण के बहुत सारे रिजल्ट हैं, उनमें से एक है स्टंटिंग, इसको बोलते हैं। कद उम्र के हिसाब से कद ना बढ़ना। एक दूसरे तरह का हो सकता है कि उम्र के हिसाब से मोटापना आना, मतलब व्यक्ति दुबला पतला रहे। तीसरा हो सकता है कि एज और हाइट के हिसाब से आपका वेट ना हो। चौथा हो सकता है कि आपके बॉडी में रक्त की कमी आ जाए, आयरन की कमी आ जाए, आयरन डेफिशिएंसी हो जाए, जिसको एनीमिया भी बोलते हैं। बच्चों में प्राय आपने देखा होगा सूखाराम की बीमारी होती है। तो ये सारी जो सिम्टम्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि हाइट छोटी रह जाना, दुबला पतला रह जाना, हाइट और एज के हिसाब से हाइट ना होना, वेट ना होना, जिसको आप बीएमआई इंडेक्स भी बोलते हैं, है ना, शरीर पीला पड़ जाना, शरीर में आयरन की कमी होना, सूखा रोग हो जाना। तो ये सारे के सारे जो साइड इफेक्ट्स हैं या रिजल्ट हैं ये कुपोषण के। जब व्यक्ति को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स डाइट नहीं मिलती तो ये समस्याएं पैदा होती। अब देखते हैं कि हमारे देश में कुपोषण के रीजन क्या है, आखिर वो कौन सी वजहें हैं कि हमारा देश फल फूल सब्जियों अनाज के प्रचुर उत्पादन के बावजूद भी हम पोषण के मामले में दुनिया में इतनी दयनीय स्थिति पर। तो सबसे पहले चीज तो एक हमारे देश में जो कुपोषण का सबसे बड़ा कारण है वो गरीबी है। आपको पता है कि जो आंकड़े मेरे पास है उसमें 25% ग्रामीण आबादी और 13% शहरी आबादी आज भी गरीबी रेखा के नीचे रह रही है। मतलब इन व्यक्तियों को दो वक्त की रोटी कमाना मुश्किल है। तो फिर ये इनके लिए बैलेंस डाइट की बात करना तो बड़ा दुभर है। दूसरा है, हमारे देश में एक और बड़ी समस्या है जल के स्रोत तो बहुत सारे हैं, ढेर सारी नदियां हैं, वाटर रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, लेकिन स्वच्छ और पीने वाले जल का अभाव है। इसकी वजह से क्या होता है आपको पता है, वाटर बोर्न डिजीजेज होती हैं और बहुत सी मौतें होती हैं। हैजा है, कॉलरा है, ये स्वच्छ जल के अभाव के कारण इस बीमारियां होती है। जॉइंडिस है। इसके अलावा जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात जिस पर मैं चर्चा करूंगा कि पौष्टिक एवं गुणवत्ता आधार के संबंध में जागरूकता नहीं हमारे देश में। हमारे देश के लोग, हमने जो देखा है कि कौन से खाद्य पदार्थ हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, कौन से खाद्य पदार्थ हमारे लिए नुकसानदायक है, इसके संबंध में बिल्कुल जागरूकता नहीं हमारे देश में। हमारे देश में पौष्टिक आहार का तात्पर्य है भरपेट भोजन। उससे मतलब नहीं है कि आपने जो भी खाया है उसमें बैलेंस डाइट प्रॉपर है कि नहीं, सारे ये न्यूट्रिएंट्स जिनकी मैंने यहाँ चर्चा की है कि नहीं। हमारे देश में भोजन का मतलब बस पेट भर गया, दैट्स ऑल। और वो जबकि हमारे ऐसा नहीं कि हमारे पास कमी है, हमारे पास विभिन्न तरह के फल फूल मिलते हैं, सब्जियां मिलती हैं, समय के हिसाब से सीजनल फ्रूट्स मिलते हैं। ऐसा नहीं कि अपने को बैलेंस डाइट लेने के लिए बहुत महंगे फ्रूट चाहिए, बिल्कुल ऐसा जरूरत नहीं, बहुत महंगा अनाज चाहिए। सिंपल फ्रूट, सीजनल फ्रूट में भी अगर आप खा रहे हैं, सीजनल सब्जियां खा रहे हैं, सीजनल अनाज खा रहे हैं, और हमारे देश में ऐसे फल सब्जियों और अनाज की इतनी विविधता, इतनी वेराइटी की कमी नहीं है खाने पर। जागरूकता नहीं, हम इस चीज को नहीं देखते कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, है ना। मतलब दूध, दही, छाछ, पनीर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, हमने वो छोड़कर हम चाय और कॉफी पर आ गए। जबकि सबको पता है कि हमने दूध, दही, छाछ, पनीर को इन सबको रिप्लेस किया कॉफी से नुकसानदायक। हमने घर के बने हुए शुद्ध खाने के बजाय हम पिज्जा, बर्गर और डिब्बा बंद खाना पे आ गए। तो हमारे देश में जो सबसे बड़ा कारण है कि बहुत सारी बैलेंस्ड डाइट वाली खाद्य सामग्री उपलब्ध होते हुए भी जागरूकता के कारण हम उनको खाते नहीं। हम ज़्यादातर मार्केट की चीज़, बाजार की चीज़ें खाते हैं, डिब्बा बंद खाने पर विश्वास करते हैं, जो एक्चुअली पोषण के हिसाब से, जिनमें मैं ऐसा कह सकता हूँ न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से उनकी कैलोरी जीरो होती है, बल्कि वो हमारे शरीर को उल्टा नुकसान करते हैं। एक बात और है कि हमारे यहाँ आहार में विविधता भी नहीं है। ये भारत के परिप्रेक्ष्य में इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ है। हम लंबे समय तक एक ही तरह का भोजन खाते हैं। अगर सुबह हम चावल दाल खाते हैं तो रोज सुबह चावल दाल खाते हैं, दोपहर को अगर रोटी खाते हैं तो रोज रोटी खाते हैं, शाम को फिर से अगर हमको, मतलब हमारे यहाँ भोजन में विविधता नहीं है।
जबकि वास्तव में चाहिए बैलेंस डाइट के लिए अगर आपने एक दिन चावल खाया तो दूसरे दिन मोटा अनाज खाइए। ज्वार है, बाजरा है, आपके पास कोदो है, आपके पास और डिफरेंट तरह के मिलेट्स अवेलेबल हैं, रागी है, ब्राउन टॉप है, ढेर सारे अवेलेबल हैं। लेकिन हम एक तरह का खाना खाते हैं। ये भी हमारे लिए एक कुपोषण की समस्या है कि अगर एक तरह का खाना खा रहे हैं तो जिस चीज़ की कमी हमारे बॉडी में होगी तो हमेशा उस चीज़ की कमी होती जाएगी। और थोड़ा सा हमारे देश में लैंगिक असमानता भी है। हमारे देश में लड़के और लड़कियों में विभेद आज भी है। लड़कियों के पालन पोषण में, उनके खान पान में उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना लड़कों में। हालांकि यह समस्या धीरे धीरे इस समस्या का समाधान हमारे देश में हो रहा है जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है। तो ये है हमारे देश में मुख्य कुपोषण के कारण। अब हम देखते हैं कि इनका प्रभाव क्या है, इसका प्रभाव क्या है। कुपोषण का बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ता है, बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ता है। इसके प्रभाव क्या है, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है। इसके इफेक्ट में सबसे पहला जो इफेक्ट आता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। बिल्कुल सही। जब इंसान का शरीर जब कुपोषण का शिकार हो जाएगा, उसको बैलेंस डाइट नहीं मिलेगी, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, तो उसके शरीर की रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी। जब रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी तो शरीर का प्रॉपर विकास नहीं होगा। ना तो शारीरिक विकास होगा, ना बौद्धिक विकास होगा, ना मानसिक विकास होगा। और बैक्टीरिया, वायरस से रिलेटेड डिजीज जल्दी जल्दी पकड़ेंगी। तो सबसे पहला तो रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी। दूसरा है हमारे देश में जो सबसे ज्यादा कॉमन है, सबसे ज्यादा कुपोषण में महिलाओं में, हमारे देश में लूसेंट के आंकड़े के हिसाब से 15 साल से 49 साल तक की महिलाओं में 51% महिलाएं एनीमिया की शिकार है। यह हॉरिबल आंकड़ा है दुनिया में। 51% ऑफ वुमेन फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 15 to 49 आर सफरिंग फ्रॉम एनीमिया, मतलब रक्ताल्पता, मतलब आयरन की कमी। तीसरा है, आपने देखा होगा कि कुछ मिनरल्स हैं जिनकी कमी से डिफरेंट टाइप की बीमारियां होती हैं। उनमें से ग्वाइटर, बॉडी में आयोडीन की कमी हो गई तो यहाँ घेंघा रोग हो जाता है, गले पर बड़ा सा ग्वाइटर हो जाता है। और हमारे लिए जो सबसे बड़ी शर्म की बात है कि 1 से 5 साल के शिशु मृत्यु दर में हम दुनिया में सबसे आगे। 2019 का जो आंकड़ा उसमें मैंने पढ़ा था, 2019 के आंकड़े में 10 लाख बच्चे जो मरे हिंदुस्तान में, उनमें से 2/3 कुपोषण के शिकार के कारण मरे। 2/3। इवन हम पहले नंबर पर हैं, दूसरे नंबर पर नाइजीरिया है। मतलब दुनिया में 1 से 5 साल तक के कुपोषण के कारण मरने वाले बच्चों की संख्या में भारत पहले नंबर पर। और अगर हमारी आबादी कुपोषण की शिकार है तो स्वाभाविक है ये आर्थिक विकास में बहुत बड़ी बात है, कहने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। आप जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अगर आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं है, स्वाभाविक है आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। जब आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी अफेक्टेड होगी, 100% अफेक्टेड होगी। आप 100% क्षमता के साथ अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, और जब अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो आपकी ये डिफिशियंसी जो है वो पूरे देश की जीडीपी को प्रभावित करेगी। और जो हमारे पास आंकड़ा है, कुपोषण के कारण भारत की जीडीपी में करीब 6.4% का नुकसान है। जब आप कुपोषण के शिकार होंगे तो आपका शारीरिक विकास तो होगा नहीं, मानसिक विकास भी नहीं होगा, आपकी थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी भी अफेक्टेड होगी, आपकी लॉजिकल थिंकिंग भी अफेक्टेड होगी, आपका बौद्धिक विकास अच्छे से नहीं होगा, आपका दिमाग तेज नहीं होगा, आपकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी। तो इन सब चीज़ों का, इसको बोलते हैं कि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो प्रॉपर हमारे देश के विकास में योगदान नहीं दे पा रहा है कुपोषण के कारण। तो ये कुछ कुपोषण के प्रभाव हैं। तो इस कुपोषण की समस्या से समाधान के लिए हम क्या कर सकते हैं? कुपोषण से निजात पाने के लिए 1995 में एक स्कूलों में बहुत अच्छी पहल शुरू की गई थी, मिड डे मील। उसका उद्देश्य ये था कि साल में कम से कम 200 दिन तक प्राथमिक स्तर के बच्चों को कम से कम 300 किलो कैलोरी का खाना एक बार मिले, जिसमें 8 से 12 ग्राम प्रोटीन हो। और इसका लाभ वर्तमान में लगभग हमारे देश के 12 करोड़ बच्चों को मिल रहा है।
और इसी का क्राइटेरिया जो उच्च प्राथमिक स्तर पर रखा गया था कि 700 कैलोरी वाला भोजन और 20 ग्राम प्रोटीन वाला भोजन मिलना चाहिए बच्चों को। कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति भी बनाई गई और राष्ट्रीय पोषक नीति भी 1993 में बनी। और अभी हम जिस अभियान का हिस्सा है वर्तमान में जो मैं बात कर रहा हूँ, हम हैं 2017 में एक पोषण अभियान शुरू किया गया था जिसका टारगेट था कि 2022 तक हम भारत को कुपोषण मुक्त कर देंगे। वर्तमान में हमारे देश में लगभग 2015-16 का एक आंकड़ा है 38% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। पूरी आबादी के 38% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और 2022 तक ये टारगेट रखा गया है कि कुपोषण मुक्त भारत, और उसी के लिए ये अभियान चलाया गया, पोषण अभियान। तो पोषण अभियान में हमें लोगों को जागरूक करना है। जागरूक क्यों करना है? क्योंकि हमारे देश में सीधी सी बात है कि अगर बच्चों के अंदर कुपोषण हो रहा है और 1 से 5 साल तक की बच्चों की मौत के मामले में हम दुनिया में सबसे आगे हैं, और ये बीमारी जो है, कुपोषण की समस्या जो है, ये बैलेंस डाइट से रिलेटेड है। और हम जानते हैं कि भारत जैसे विभिन्न तरह के फल, सब्जियां, अनाज के प्रचुर मात्रा के उत्पादन वाले देश में अगर सब कुछ हो रहा है, हमारे पास विभिन्न तरह के खाद्यान्न का उत्पादन होता है, फल फूल का उत्पादन होता है, सब्जियों का उत्पादन होता है, मतलब बैलेंस डाइट में जो हमें चाहिए सब कुछ हमारे पास है। आपको जानकर बड़ी आसानी होगी, बड़ा आश्चर्य होगा कि हम पशुधन के मामले में दुनिया में पहले नंबर पर, दुग्ध उत्पादन के मामले में हम दुनिया में पहले नंबर पर। और आपको पता है कि दूध एक ऐसा सोर्स है जिसमें लगभग सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे के सारे मिनरल्स थोड़े थोड़े पाए जाते हैं। अंडा कोई बहुत महंगी चीज नहीं, बैलेंस डाइट का एक इंटीग्रेटेड पार्ट। मिल्क बैलेंस डाइट का इंटीग्रेटेड पार्ट है और मिल्क प्रोडक्शन में हम दुनिया में सबसे आगे, फिर भी हमारे बच्चे सबसे ज्यादा मर रहे हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही? प्रॉब्लम आ रही कि हमारे अंदर जागरूकता का अभाव है। वही जो बातें हमने डिस्कस किया कि हमारे पास विभिन्न तरह के फल फूल, सब्जियां, अनाज उपलब्ध होते हुए भी हम एक तरह की डाइट खाते हैं। हम खाने से पहले ये डिसाइड नहीं करते कि क्या चीज़ हमारे लिए फायदेमंद है, क्या चीज़ हमारे लिए नुकसान। हमें बस यही कंट्रोल करना है। हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स वाले फूड खाना है जो हमारे शरीर के लिए सेहतमंद हो। हमें बाहर का डिब्बा बंद खाना नहीं खाना है। हमें पिज्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, विभिन्न तरह के एनर्जी ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं लेना है, सब हार्मफुल है, ये बॉडी को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाते। हमें सीजनल फल खाना है, सीजनल सब्जियां खाना, हरी पत्तेदार सब्जियां खाना है। हमारे पास विभिन्न तरह के अनाज हैं, मोटे अनाज है, चावल गेहूं के साथ साथ ज्वार है, बाजरा है, विभिन्न तरह के मोटे अनाज है, इनको खाना है। मतलब हमें सीधी सी बात है, लोगों को जागरूक करना है इस बात के लिए कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, पहली चीज। दूसरा हमें कुछ खाने, बाहर के खाने को अवॉइड करना। मतलब सीधी सी बात, अपनी फूड हैबिट को डेवलप करना है, लोगों को जागरूक करना है, तभी हम इस कुपोषण की समस्या से निजात पाएंगे और 2022 तक भारत को कुपोषण मुक्त भारत कर पाएंगे। थैंक यू।